नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात और आज हम आपकी बात कर रहे हैं किस मुद्दे पर? उस मुद्दे पर जिसमें छत्तीसगढ़ विधानसभा में एडस मेटा मुठभेड़ के बाद मदनवाड़ा नक्सली वारदात की रिपोर्ट भी पेश कर दी गई। 2009 में हुए मदनवाड़ा नक्सली हमले में 29 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। जांच आयोग की रिपोर्ट में आईपीएस मुकेश गुप्ता को पूरी वारदात के लिए निशाना बनाया गया है। उधर बीजेपी ने कहा है कि झीरम कांड की भी जांच आयोग ने जांच पूरी कर ली तो इसकी रिपोर्ट कब पेश की जाएगी और सरकार ऐसा पेश करने से बच क्यों रही है। बीजेपी का आरोप है कि जस्टिस प्रशांत मिश्रा की रिपोर्ट में झीरम कांड में सरकार से जुड़े लोगों के नाम हैं, इसलिए सरकार इसकी रिपोर्ट नहीं पेश कर रही है। कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ में जांच रिपोर्ट को लेकर के जबरदस्त सियासत हो रही है और इसी पर आज हम करेंगे आपकी बात। तो मदनवाड़ा कांड की रिपोर्ट आई है। जाहिर सी बात है कि इससे पहले एडस मेटा की रिपोर्ट आई थी और कुछ दिनों बाद हो सकता है ताड़मेटला कांड की रिपोर्ट भी आए। झीरम कांड की रिपोर्ट अटकी हुई है। बीजेपी और कांग्रेस रिपोर्ट्स को लेकर के किस तरह से एक दूसरे पर हमलावर हैं, सुनिए। अभी ताड़मेटला का और मदनवाड़ा का रिपोर्ट एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ मैंने पटल पे रखा है और लगातार अभी जितने भी आयोग बैठे थे सबकी रिपोर्ट भी विधानसभा में प्रस्तुत कर रहे हैं। सर, ये तत्कालीन आईजी की भूमिका पर सवाल किया है आयोग ने, सख्त टिप्पणी की है। इस एक्शन टेकन रिपोर्ट में सब चीज़ें हैं। एफआईआर होगी, जांच होगी, तो उसमें जो भी दोषी होगा, कोई एक व्यक्ति के लिए तो नहीं है, उसमें जो भी होगा उसमें कार्रवाई होगी। जो भी रिपोर्ट्स आई हैं, न्यायिक जांच आयोग रिपोर्ट संवैधानिक होता है, तो अगर सरकार में दम है तो सरकार जांच रिपोर्ट के ऊपर में कार्रवाई करे। कार्रवाई करने से कौन रोक रहा है? ये तो सरकार का अधिकार है। परंतु ये सरकार डरी हुई है। झीरम जांच आयोग में सरकार के लोग दोषी बताए गए हैं, इसलिए उस झीरम जांच आयोग का इन्होंने रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया, उसको एक्सटेंड कर दिया। हम तो चाहते हैं कि ये जैसे दोनों रिपोर्ट सदन के पटल पर आई है, झीरम जांच आयोग की जो रिपोर्ट मिश्रा आयोग ने प्रस्तुत की है उसको भी सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए। तो क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल? आइए आपको सवाल दिखाते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। एडस मेटा के बाद मदनवाड़ा की रिपोर्ट आई, आईपीएस मुकेश गुप्ता की मुश्किल और बढ़ाई। जांच रिपोर्ट से ले रहे हैं सियासी बदला। जो टारगेट पर था, क्या वही दोषी निकला? यह बड़ा सवाल है। बीजेपी सरकार के कांड पर बघेल सरकार की रिपोर्ट इंसाफ दिलाने की नीयत या दिल में है खोट? छत्तीसगढ़ में जांच रिपोर्ट बनी सियासी हथियार, क्या हिसाब चुकता करने के लिए हो रहे हैं शिकार? ये बड़े सवाल हम क्यों उठा रहे हैं, आपको डिबेट में आगे पता चलेगा। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और साथ ही साथ नरेश चंद्र गुप्ता जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जुड़ चुके हैं। नरेश चंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं इस डिबेट में। सबसे पहले नरेश चंद्र गुप्ता जी, आपसे जानना चाहता हूं, देखिए जो बड़े बड़े कांड हुए छत्तीसगढ़ में, और मैं सीधे तौर पर कहूं कि बीजेपी के शासन में जो कांड हुए, एडस मेटा कांड, ताड़मेटला कांड, मदनवाड़ा कांड, झीरम कांड, इनकी रिपोर्ट्स अब आ रही हैं, सच्चाई सामने आ रही है, तो बीजेपी को क्यों लगता है कि सरकार डरी हुई है, सरकार कुछ छुपा रही है? जो पूर्व में घटना घटी है नक्सली मूवमेंट की वजह से, वो बहुत ही हृदय विदारक घटना है। और जहां तक डरने का सवाल है, सरकार नहीं डर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं डर रहे और तत्कालीन सरकार के लोग नहीं डर रहे, वर्तमान सरकार डर रही है। इसलिए सिटिंग जस्टिस प्रशांत मिश्रा के झीरम घाटी की रिपोर्ट को सप्रेस करती है। देखिए, इनके नियत पे खोट कहां पर है, क्योंकि उस पर सरकार के सिटिंग सरकार के लोगों का नाम उस पर है, यह इंडिकेशन है। इसलिए सरकार दहशत में, डर में, घबराहट में उन सारी चीजों को दबा रही है जो पूर्व की घटना पर रिपोर्ट आ चुकी है। सिटिंग जस्टिस प्रशांत मिश्रा सिटिंग जज के रिपोर्ट को वो दबा रही है और उसको सप्रेस करके नई रिपोर्ट बनवाना चाहती है अपने एंगल से। तो बड़ा क्लियर फटा है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल का जो घटना हुई, वो तो दुनिया जान की घटना हुई है, उस पर हमने अपने लेवल तक सारी कुछ की है। देखिए, जहां तक मदनवाड़ा घटना की बात है, उस घटना पर
तत्कालीन कांग्रेस के नेता और गृह मंत्री चिदम्बरम साहब यहाँ आए थे। चिदम्बरम साहब की उपस्थिति में सारी चीजों पर चर्चा हुई थी। और तो और उस घटना के बाद, उस घटना में जो लोग शामिल थे उनको कीर्ति चक्र अवार्ड मिला, गैलेक्सी अवार्ड मिली 4 लोगों को। ठीक तो है। इट इज रेयर ऑफ द रेयरेस्ट इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये अवार्ड भी मिला है। ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास नरेश जी, क्योंकि आवाज में थोड़ी दिक्कत है। नितिन जी, मैं आपसे सीधे तौर पर पूछना चाहता हूं सर, एडस मेटा, ताड़मेटला, मदनवाड़ा, ये तमाम जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये क्या कोई पॉलिटिकल रिवेंज सेट करने के टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं? ये सवाल उठाए जा रहे हैं। और क्या झीरम कांड की रिपोर्ट को इसीलिए रोका जा रहा है, जो बीजेपी कह रही है, क्योंकि वो आपको सूट नहीं करती? कांग्रेस बदला नहीं, बदलाव की राजनीति करती। हमने प्रदेश में जो एक रावण रास्ता उसका समाप्त करने के बाद हम यहाँ पर इस प्रदेश में हमने सुशासन कायम किया डे 1 से। ये देखिए, ये काला दिन 12 जुलाई 2009 का जो ये मदनवाड़ा वाली जो घटना है, जिसमें एक व्यक्ति की वजह से, एक अधिकारी की वजह से, कांग्रेस के मुख्यमंत्री तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे, अभी जो मुख्यमंत्री हैं वो उस समय, उन्होंने आरोप भी लगाया था कि इसमें कहीं न कहीं आईजी की भूमिका संदिग्ध है और इसकी जांच की जाए, न्यायिक जांच की भी मांग की थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कानों में जूं तक नहीं रेंगी थी। जिस प्रकार की रिपोर्ट में सारी चीजें आई हैं, मुझे दुख होता है। शहीद वीके चौबे हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे। एक आईजी की गलती की वजह से, अपनी घमंड की वजह से, ये पूरा कांड देखिए, आप पूरी रिपोर्ट को स्टडी करिए तो ये समझ आ रहा है कि ये पूरा प्री प्लान था। 300 लोगों की, 300 नक्सलियों की एम्बुश में उस एसपी को 29 जवानों के साथ जो भेजा गया, 29 जवान शहीद हुए, जवान कुछ घायल भी हुए, जिनसे पूछताछ भी हुई है। और खुद जो वो आईजी थे मुकेश गुप्ता, वो बुलेट प्रूफ व्हीकल में बैठे हुए थे और बाहर तक नहीं निकले। और उन्होंने एसपी को, जैसा कि रिपोर्ट में लिखा है, एसपी को चिल्लाकर कहा कि आगे बढ़ो। आगे बढ़ने की वजह से वो जगह आगे बढ़ने लायक नहीं थी। ये सारी चीजें जांच में जो है वो खुले तौर पर साबित हो रही हैं और न्यायिक जांच है। एस.एम. श्रीवास्तव जी, जो जस्टिस एस.एम. श्रीवास्तव जी ने इसकी जांच की और इस समिति ने जो रिपोर्ट सौंपी वो विधानसभा के पटल पर रखी गई है। जैसा कांग्रेस ने कहा था वैसा हो रहा है, साबित हो रहा है। चाहे हम झीरम की बात करें, चाहे हम एडस मेटा की बात करें, चाहे हम मदनवाड़ा की बात करें, ये लगातार, ये सरकार जो पिछली सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इनके हाथ खून से सने हुए हैं। ये सारी रिपोर्टों से साबित हो रहा है। और इसी व्यक्ति को, जो रिपोर्ट में जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है, जिस आईजी का नाम आ रहा है, उस आईजी को यहां पर बहादुरी का अवार्ड दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। और सब जानते हैं, ये मैं नहीं जानता, ये 15 वर्षों में सबसे पावरफुल अधिकारी थे वो इस प्रदेश के, और उनके ऊपर किसका संरक्षण था, ये इस रिपोर्टों के बाद कहीं कोई चीज छुपी नजर नहीं आ रही है। ठीक है नरेश जी, मुकेश गुप्ता सबसे पावरफुल अधिकारी, आप उन्हें बहादुरी का अवार्ड दे रहे थे और कांग्रेस शासन में जो रिपोर्ट आती है वो बता रहे हैं कि अपने 29 साथियों को मरवाने के लिए अगर कोई जिम्मेदार था तो वो मुकेश गुप्ता थे। तो सर आप ये बताइए कि ये पूरा मामला केवल हम मदनवाड़ा घटना से जोड़कर देखें या इसके परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस से जुड़े कुछ ऐसे बुरे घटनाक्रम भी शामिल हैं जिनकी वजह से पॉलिटिकल वेंडेटा का आरोप लग रहा है इस रिपोर्ट पर? क्या कहेंगे आप? देखिए सर, आप बोले पॉलिटिकल लाइन लेना है कि जो एक्चुअल लाइन है और लीगल लाइन है और टेक्निकल लाइन है, उस पर बात करना चाहते हैं आप? जी, आप किस रूप में जवाब चाहते हैं? सर जो आप जैसा देना चाहें, आपको पॉलिटिकल नहीं, आप एक्चुअल लाइन बताइए, बिल्कुल बताइए। और अगर आप पॉलिटिकल भी बोलेंगे तो आपका स्वागत है, क्योंकि आप पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए प्रवक्ता हैं। मैं आपको, आप मेरे को थोड़ा सा पेशेंस हियरिंग देंगे जी। मैं आपको पूरी घटनाक्रम की बात बताता हूँ। चिदम्बरम साहब यहाँ आए थे, उस घटना के बाद 5 लोगों को अवार्ड मिला, 1 कीर्ति और 4 गैलेक्सी अवार्ड, जो छत्तीसगढ़ में शायद इससे पहले कभी नहीं मिला। एक बात। दूसरी बात, जब चिदम्बरम साहब के प्रेजेंस में सारी चीजों का निर्णय हुआ और उस लाइन पे काम हुआ, और जो आरोप लग रहा है ना आज की डेट में, जो कमीशन बना है, उस कमीशन की रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट आने से पहले, इसमें मुकेश गुप्ता की पैरवी नहीं कर रहा हूं, मैं सरकार का इंटेंशन बता रहा हूं। मैं किसी व्यक्ति विशेष की पैरवी करने नहीं आया हूं। इस भूपेश बघेल की नेतृत्व वाली सरकार की भावना और दुर्भावनाओं से काम करने की नीयत का एग्जाम्पल दे रहा हूं। देखिए, ये रिपोर्ट सरकार को मिलती है 1 फरवरी 2021 को। ठीक है।
1 फरवरी 2022 को। 22 को, हाँ। ठीक है। अब ये इस रिपोर्ट का रेफरेंस 5 दिसंबर 2021 को जो मुकेश गुप्ता जी को कंपलसरी रिटायरमेंट के जो पेपर्स थे, जो रिकमेंड किया यूनियन ऑफ इंडिया को, उस पर उसका रेफरेंस है। अब कल्पना करिए, रिपोर्ट आपको 1 फरवरी को मिल रही है, 5 दिसंबर को आपने उसको ड्रॉ कर दिया। एक बात। दूसरी बात, जो एक सबसे बड़ा लेटडाउन नाउंस है जिसके खिलाफ आप कमेंट करने जा रहे हैं कमीशन, तो कमीशन को उसको नेचुरल जस्टिस में उसको एक अपॉर्चुनिटी देना है, उसको सुनना है। ही हैज बीन कॉल्ड फॉर, वो कमीशन ने नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, जो भाषा शैली है ना, अब वो उस पर मेरे राजनीतिक मित्र ये बोलेंगे कि ये तो जो घटना है उसका रिएक्शन है, तो मुझे लगता है ये रिएक्शन उसका नहीं है। जो व्यक्तिगत चीजें थी, जिस बात को लेकर मुकेश गुप्ता ने जस्टिस साहब के खिलाफ कोर्ट में गए, जिसमें एक प्रकरण जो उनको हाई कोर्ट में माफी तक मांगना पड़ा, और 3 केसेस स्टे हैं अभी भी। आप सोचिए, वह व्यक्ति जिसके खिलाफ दोनों का लिटिगेशन हो, वह व्यक्ति कमीशन का चेयरपर्सन कैसे हो सकता है, वो कमीशन हेड कैसे हो सकता है? टेक्निकली मैं आपसे बात कर रहा हूं, यह मेलाफाइड इंटेंशन से कराया हुआ काम है, जिस पर जो जस्टिस जो कमीशन के हेड हैं, उन्होंने प्रश्न उठा रहे हैं। अरे तो जांच आयोग की कार्यप्रणाली पे मैं प्रश्न, आप मुझे बताइए, आपको जांच का रिपोर्ट मिल रहा है कौन सी डेट को? ना नितिन जी, देखिए ये पॉइंट नितिन जी, ये पॉइंट क्लियर कीजिए। मैं नितिन जी एक मिनट, नितिन सर, नितिन जी एक छोटा चैलेंज करिए ना, नितिन जी ऐसे सपोर्ट कर ही रहे हैं। नितिन जी सर, की जांच रिपोर्ट में जो पाया जा रहा है, जिसकी वजह से नितिन जी, नरेश जी एक मिनट सर, नितिन जी मुझे एक पॉइंट क्लियर कीजिए। नितिन जी हाई कोर्ट, नितिन जी आज सुप्रीम कोर्ट, ना नितिन जी, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के दरवाजे खुले हैं सबके लिए। नितिन जी मुझे एक चीज क्लियर कीजिए, आपने आज सबसे पहला शब्द बोला कि कांग्रेस बदलाव की राजनीति करती है, बदले की नहीं। और नरेश चंद्र गुप्ता जी ने इतना गंभीर आरोप लगाया कि 1 फरवरी 2022 को रिपोर्ट आती है और आप 5 दिसंबर को, मतलब कि करीब 2.5-3 महीने पहले, उस रिपोर्ट का रेफरेंस बना करके किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रेषित करते हैं। सर, इसको लेकर स्पष्ट करें स्थिति। नरेश गुप्ता जी कैसे इतना जानते हैं, कैसे वो तारीखों का ऐलान कर रहे हैं, वो तो वो जाने। अब इनको झूठ बोलने की फैक्ट्री है, इनको सब छूट है बोलने की। जो भी चीज होती है, न्यायिक प्रणाली जो होती है, जो विधि सम्मत जो चीजें होती है, कानून से सारी चीजें होती है। जैसा भी हुआ है, जो भी हुआ है, कानूनन हुआ। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जस्टिस वीके श्रीवास्तव की ये आपने जांच आयोग की रिपोर्ट को ही ये मानने को तैयार नहीं है। और कहीं ना कहीं आप देखिए, इनका सॉफ्ट कॉर्नर जो है उस अधिकारी के प्रति साफ नजर आ रहा है। आप देखिए, जांच आयोग में जो जिस तरीके की टिप्पणी की गई है, 29 लोग मारे गए, एक एक चीज बिंदुवार लिखी गई है उसमें, और 36 बिंदु सुधार हेतु भी उन्होंने बताया कि आगे इस तरीके की घटनाएं न हो। आज इस डिबेट में भारतीय जनता पार्टी खुले तौर पर जांच आयोग में जिस व्यक्ति को दोषी माना गया है उसको सपोर्ट करते हुए, उसको बल देते हुए। अच्छा, ठीक है नितिन जी, यही दुखद बात है। आपके आरोप चाहे एडम सेठा की बात हो, चाहे मदनवाड़ा की बात हो, चाहे जीरम की बात हो, मैंने जैसा कि कहा, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्षों की जो सरकार थी, इनके हाथ खून से सने हुए। ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज और बताइए नितिन जी, ये बड़ा गंभीर आरोप एक और था। एक तो 1 फरवरी का मामला, 5 दिसंबर को आपने पहले 3 महीने पहले रिपोर्ट का जिक्र किया, और दूसरा एक और बड़ा गंभीर आरोप उन्होंने लगाया कि क्या जस्टिस श्रीवास्तव और मुकेश गुप्ता के बीच कोई लीगल लिटिगेशन चल रहा है। और लिटिगेशन चल रहा है तो क्या आप नैतिक तौर पर इसे ठीक मानते हैं कि जो लोग कोर्ट में किसी मामले को लेकर भिड़े हुए 2 लोग हैं, वादी प्रतिवादी हैं, उनमें से एक आदमी दूसरे आदमी की जांच कर रहा है किसी आयोग का अध्यक्ष बनकर, ठीक लगता है आपको ये? हमें न्यायिक प्रक्रिया पे, जुडिशली पे, न मुझे न आपको न नरेश गुप्ता जी को चैलेंज नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ना सर, मैं तो सवाल कर रहा हूं, मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं। आदेशों का सम्मान है, माननीय जस्टिस जो होते हैं, न्यायाधीश जो होते हैं, सम्मान है। यहाँ पर ये कहीं पे भी इन चीजों को जोड़ के, तोड़ के, मरोड़ के उस व्यक्ति को सपोर्ट करना चाहते हैं। मैंने जैसा कि कहा कि जिनके हाथ खून से, जिस सरकार के हाथ खून से सने हुए थे, आज वो सारी चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। और आज भी
ये कहीं कहीं से उल्टे सीधे कनेक्शन निकालकर इस रिपोर्ट को झूठ साबित करने के लिए ये लगे हुए हैं। ये साफ नजर आता है नरेश गुप्ता जी की एक एक बात से। आप खुद स्टडी करिए, जहां पर इतनी विस्तृत रूप से जो रिपोर्ट आई है जिसमें एक एक चीज का उल्लेख किया गया, और ये रिपोर्ट ऐसे नहीं बनी है। जो लोग घायल हुए थे उन जवानों से भी पूछताछ हुई है, जिस जो आपकी बुलेट प्रूफ गाड़ी में मुकेश गुप्ता बैठे थे उसके ड्राइवर से भी पूछताछ हुई। और सारी चीजों को देखने के बाद ये देखिए, भूपेश बघेल जी तब प्रदेश अध्यक्ष थे और उन्होंने यह मांग भी की थी कि ऐसा हुआ है, इसकी जांच की जाए। नहीं की। सितंबर 2019 में बिलासपुर में स्वर्गीय वीके चौबे जी के प्रतिमा के अनावरण के दिन भूपेश बघेल जी ने इसकी घोषणा की जांच आयोग की, और जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट हमने नहीं बनाई, आयोग ने दी है। आयोग ने सारी चीजों को इसमें स्पष्ट लिखा है। नरेश गुप्ता जी उस आयोग की रिपोर्ट को बहुत अच्छे से पढ़े। नरेश गुप्ता जी, अब आपके ऊपर सवाल आता है, गुप्ता जी आपके ऊपर सवाल ये आता है कि 15 सालों में कौन पावरफुल था। ठीक है नरेश गुप्ता जी, मुझे बताइए सर कि ये घटना, अगर मैं इसकी केवल बात कर लूं मदनवाड़ा की, तो ये कब की घटना थी सर? और आप बीजेपी को क्यों जरूरत महसूस नहीं हुई कि इसको लेकर के एक निष्पक्ष जांच हो जाए? इतने सालों तक क्यों नहीं हुआ सर ये? देखिए साहब, मैं आपको, मेरा अनुरोध है कि मेरे जो काउंटर पार्ट हैं कांग्रेस के, वो इंटरप्ट ना करें। नहीं कर रहे हैं सर। और आप मेरा बिल्कुल अनुरोध है, मेरे बोलते समय वो इंटरप्ट करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। नहीं और आप उनको चुप नहीं करा सकते हैं, ये और उससे दुखद बात है। अरे आप दोनों मेरे सम्मानीय हैं सर, मैं तो किसी को चुप नहीं कर सकता। जो रूलिंग पार्टी को देते हैं, मैं बार बार क्लेम करता हूँ, वो आप रिटेक करके देखिएगा, उतना समय मुझे नहीं देते हैं आप। क्या बात कर रहे हैं? ये बिल्कुल आरोप है मेरा। नरेश जी आपने उसमें मेरा वक्त नहीं जोड़ा, क्योंकि मैं भी आप ही का पार्ट निभाता हूँ यहाँ। रूलिंग पार्टी से सवाल आपकी तरफ से मैं भी करता हूँ सर, हम दोनों मिलकर के सवाल करेंगे तब तो जवाब मिलेंगे। आप जवाब दीजिए सर, स्वागत है। मैं जवाब बहुत क्लियर दे रहा हूँ। मैं आप ही की तरफ हूँ सर, आप ही की पार्टी में हूँ मैं। नहीं, पार्टी में मुझे नहीं चाहिए, आप पत्रकार बने रहे मेरे लिए सबसे अच्छी। तो मेरे जो सवाल होते हैं सर वो सरकार से ही तो होते हैं, और आप भी सरकार से सवाल कर रहे हैं। अभिलाष जी, ये तो ऐसे ही आरोप लगते रहते हैं इनके। कोई नहीं नरेश जी, आप बोलिए ना सर। आप अच्छे आज बहुत अच्छे पॉइंट लेकर आए हैं आप सर। मैं चाहूंगा कुछ और ऐसे पॉइंट बताएं जी। अब आपको मैं बता देता हूं, जो मैंने पहला लाइन बोला था कि मैं पॉलिटिकल एंगल पे कोई बात नहीं करने आया, बहुत दुखद घटना थी। और जो मैं जांच जिस दुर्भावना के साथ सरकार करा रही है, मेरा पहला वर्डिक्ट था, आदेश करने वाले व्यक्ति से जिसको आज की डेट पे कल्पित बनाया गया है उसके क्या संबंध थे, और जिसने जांच किया है उसके क्या संबंध थे। ये दुनिया जग जाहिर है, ये देखता है। मैं मुकेश गुप्ता की पैरवी करने नहीं आ रहा हूं, मैं ये मुकेश गुप्ता के पास पैरवी करने के लिए बहुत लोग होंगे। मैं पूरे सिस्टम को बता रहा हूं। ये सरकार जो है सिर्फ हाईजैक करके पूर्ववर्ती सरकार को बदनाम करने का घृणित कुंठित प्रयास करती है। साहब आप मुझे बताइए, इसका रेफरेंस कैसे ड्रॉ कर लिया मुकेश गुप्ता के कंपलसरी रिटायरमेंट में? एक बात। और यदि सरकार को यह मालूम है और सरकार ये बोले मुझे नहीं मालूम था कि व्हाट वाज द डिफरेंसेस बिटवीन शंभुनाथ जी एंड मुकेश गुप्ता जी, तो इट इज हॉरिबल। दैट वाज वेल विद इन द रिकॉर्ड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार के रिकॉर्ड में उपलब्ध है सारी चीजें साहब, और ये सरकार इससे बच नहीं सकती है। उसके बाद भी मैं कहता हूं, यदि कोई कल्पित है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन रिपोर्ट बनाने से पहले रिपोर्ट भी निष्पक्ष होना चाहिए। जैसे आपने प्रशांत मिश्रा की रिपोर्ट को आपने दबाया क्यों, छिपाया क्यों, सप्रेस करने का प्रयास क्यों किया? क्योंकि अच्छा, एक और बात बताता हूं साहब, शायद उस पर मीडिया ने भी अपना ओपिनियन, सारे मीडिया ने दिया था। जब ये मदनवाड़ा की रिपोर्ट कैबिनेट के टेबल की गई थी तो कितना विरोधाभास हुआ था कैबिनेट पर। वरिष्ठ मंत्री ने और उनके 2 और मंत्री मित्रों ने कितना विरोध किया था इन चीजों का। ठीक है, यू आर इन ग्रांड प्रैक्टिस। तो ये सरकार के विपक्ष के लोग नहीं बोल रहे हैं, सरकार के अंदर बैठे हुए लोग बोलते हैं। ये दुर्भावना से पूर्ववर्ती सरकार को बदनाम करने के लिए ये प्रयास कर रहे साहब। ये सब चीजें बंद कर दीजिए आप। नरेश जी एक सवाल और है आपसे, एक लिमिट रख लीजिए। हाँ नरेश जी एक सवाल और है, आप क्योंकि बहुत टू दी पॉइंट बात कर रहे हैं, तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं। एडस मेटा की रिपोर्ट भी आई, ताड़मेटला, मदनवाड़ा। मैं आ रहा हूं सर, नितिन जी आपके पास आ रहा हूं। तो आपको लग रहा है ये तमाम रिपोर्ट क्या टूल बनाए जा रहे हैं क्या? क्योंकि मुकेश गुप्ता का
क्या रोल रहा है कांग्रेस से जुड़ा हुआ, अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपको पता है। अब हम देख रहे हैं कि मदन ताड़मेटला की रिपोर्ट भी आने को है, तो इसमें भी क्या इस तरह की आपको कोई आशंका है कि ये बदले की भावना से संक्रमित होगी ये रिपोर्ट? देखिए, मैं आशंका तो क्या जाहिर करूंगा, क्योंकि रिपोर्ट आए बगैर आशंका जाहिर करना तो इट इज प्रीजुडिशियल। आप उसके लिए प्री ऑक्युपाइड हो गए हैं दिमाग से, वो नहीं है। तथ्यात्मक रूप में मैं बात करना चाहता हूं। मैं राजनीतिक लफाजी, राजनीतिक भाषणबाजी, झूठ फरेब के धंधे की बात नहीं करने आता हूं साहब। यदि मैंने जो टेक्निकल पॉइंट्स बोले हैं, लीगल पॉइंट्स बोले हैं, उससे मिश्रा साहब आप डिसएग्री होते हैं क्या? ना, मैं बिल्कुल एग्री, मैंने सवाल लिया आपका जी। और आपको एक बता देता हूं, एक बहुत बड़ा और इशू है। 456/1 बोल रहे हैं जैसा मोदी जी भाषण में बोलते हैं, आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं, आप एग्री होते हैं कि नहीं होते? ये भाषण नहीं चल रहा है नरेश भैया, ये बहुत भाषण आप दे रहे हैं, मैं तो तथ्य की बात कर रहा हूँ। नरेश जी एक पॉइंट और ले लें, फिर मैं भंसाली जी के पास आया। मुझे एक पॉइंट बोलने दीजिए, मैं भंसाली जी के पास आ रहा हूँ। भंसाली जी बस एक मुझे बोलने दीजिए, एक पॉइंट लेकर आ रहा हूँ। नरेश जी एक पॉइंट और बताइए सर प्लीज। हाँ, आप बता रहे थे कुछ। सर मैं बता रहा हूँ 5641/2017 का एक बहुत सीरियस केस इन बिटवीन बोथ ऑफ देम इज पेंडिंग बिफोर द हाई कोर्ट, विच इज अ वेरी सीरियस केस। आप इस केस की हकीकत पता लगाएंगे तो आपको लगेगा कि सरकार ने क्या कर डाला है। ठीक है सर। और आगे बता रहा हूँ जी, ये एक फर्जरी को आप स्टडी कराइए नितिन जी को, और उस पर जो पेंडिंग है उसकी कल्पना करेंगे ना तो साहब आपको लगेगा कि सरकार को क्या पागलपन चढ़ गया है, कि सरकार क्या करने जाती है। सिर्फ राजनीतिक रूप से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को बदनाम करने के लिए ये कैसे कैसे साजिश रचती है साहब। ठीक है सर, ये साजिशों का भंडारा हो गया है। ठीक है, जांच रिपोर्ट साजिशों का भंडारा हो गया है। साजिश करते हैं ये। नितिन भंसाली जी, मुझे सर नितिन भंसाली जी नरेश जी के सवालों का जवाब देंगे, लेकिन पिछले सवाल एक रह गए सर जो मैं पूछना चाहता हूं, वो ये कि देखिए सर, नेचुरल जस्टिस कहता है कि अगर किसी पर आरोप लगे हैं तो उसे बुलाकर उससे पूछिए तो, और ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं नरेश जी कि मुकेश गुप्ता को जांच आयोग ने बुलाकर कुछ पूछा ही नहीं। दूसरा, उन दोनों के बीच में अगर कोई लीगल लिटिगेशन चल रहा है, कुछ लीगल कॉम्प्लेक्सिटी चल रही थी, तो क्या उसको संज्ञान में लिया गया? पहले ये दो सवालों के जवाब दें, फिर नरेश जी के किसी भी सवाल पर आप प्रतिक्रिया दें सर। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि नहीं बुलाया गया होगा। निश्चित तौर पर समन भी जारी हुए होंगे, बुलवाया भी गया होगा, पर वो आए नहीं। देखिएगा, ये भी इस रिपोर्ट में बहुत बड़ी रिपोर्ट है, इन रिपोर्टों के पन्नों को पलटेंगे तो ये बात भी आएगी। सारी चीजें न्याय संगत हुई हैं। मुझे तो दुख हो रहा है कि एक तरफ पूरे कांड का पर्दाफाश हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी आज भी कबूल नहीं कर रही। हम तो हमारे 2009 में जब ये घटना घटी थी, जिस स्टैंड में हम थे, आज भी हम उसी स्टैंड में कायम है। और चीजें जो है ये तो जुडिशरी को, जस्टिस को, सारी चीजों को नकार रहे हैं। ये सिर्फ उस व्यक्ति को, और चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे इनके शासन काल में रहा हुआ और कोई सुपर सीएम हो, ये उनको हमेशा संरक्षण देने का, उनको बचाने का काम इन्होंने किया है। और ये मिर्ची जो इनको लग रही है वो भी इसलिए लग रही है क्योंकि भेद खुल रहे हैं। नितिन जी, जस्टिस प्रशांत मिश्रा जज हैं कि नहीं, आप मुझे बताइए आपके ओपिनियन में। रिटायर्ड जज और जज है ना, तो क्या हो गया उसमें? रिटायर्ड जज और जज क्या हो गया? दोनों में बड़ा अंतर होता है। जज और रिटायर्ड जज में बहुत बड़ा अंतर होता है, ये समझ लीजिए। नितिन भंसाली जी, एक और बड़ा गंभीर आरोप लग रहा है कि झीरम कांड की रिपोर्ट को लेकर के आप खुले शब्दों में ये कहिए नरेश गुप्ता जी कि आपको जांच आयोग की रिपोर्ट को आप नहीं मानते, ये रिपोर्ट झूठी है। आप बोल दीजिए ये सारा झूठ है, ये जांच फर्जी है, बोल दीजिए। आप जांच आयोग की रिपोर्ट को चैलेंज करिए ना, तब तो बात बने, सब तो पता तो चले लोगों को कि आप किस हद तक के आपकी पार्टी इन सारी चीजों में, गतिविधियों में लिप्त थी और मिली हुई थी। ये तो खुद ही जाहिर हो रहा है इस डिबेट में आपकी बातों से। आपको तो ये कहना चाहिए कि हाँ, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कितना भी पावरफुल व्यक्ति हो। आप कार्रवाई की बात नहीं कर रहे, आप तो रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, रिपोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं और रिपोर्ट में दिए गए पॉइंट्स को आप चैलेंज कर रहे हैं। मैं मिस्टर साहब कुछ बोलूं मैं? जी बोलिए सर। देखिए, जो मैं नहीं बोल रहा वो मेरे मुंह पे डालना चाहते हैं। ये इनकी ये राजनीतिक टैक्टिस है, ये राजनीतिक प्रपंच है इस राजनीतिक दल का। इनसे देखिए, एक बहुत गंभीर आरोप में लगा रहा हूं अभी भी। ये जो मुख्यमंत्री जी रोज बोलते फिरते हैं ना, ईडी आ गई, इनकम टैक्स आ गया। ईडी और इनकम टैक्स ने 8 करोड़ रुपया पकड़ा है अभी नकदी। ईडी नहीं आई थी, इनकम टैक्स आया था। ईडी ने किसके घर में छापा डाला अभी?
कोई पॉलिटिकल वेंडेटा था क्या ईडी और इनकम टैक्स की ये जो चोरियां हो रही हैं टैक्स की, टैक्स इवेडर्स को बचाने के लिए शेल्टर देते हमारे मुख्यमंत्री जी। इनकम टैक्स यहाँ ना है ताकि निर्बाध रूप से इस प्रदेश में 2 नंबर का पैरेलल इकोनॉमी चलते रहे। ये इनकी सोच है साहब। मैं टू द पॉइंट आता हूँ। हाँ, to the point, ये तो राजनीतिक लफाजी चल रहे थे ना, इससे मुझे ये लाइन पूरा बोलना मामला पड़ा divert कर। कि सिर्फ राजनीतिक भाषणबाजी है। सर 30 सेकंड बचे हैं सर, प्लीज बोलिए नरेश जी। टेक्निकल बात करो ना। राजनीतिक आप लोग करते हैं ये खाली, हम तो एक बात नहीं, चाहे बंगाल की बात करें, पंजाब की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, नवाब मलिक की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, कांग्रेस के नेताओं की बात करें, क्यों आप लोग ईडी, आईटी और सीबीआई का दुरुपयोग नहीं करते? जग जाहिर है, हर बार हमने आरोप लगाया है, हमने हर बार आरोप लगाया है। ये 3 गाना जो है आप लोगों के, कुल मिलाकर के सर और अपने राजनीतिक विरोधियों को हाँ, नितिन भंसाली जी, नरेश जी, नितिन जी, वक्त खत्म हो गया, लेकिन इतना मुझे समझ में आ रहा है कि कांग्रेस कहती है कि बीजेपी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। नरेश जी सुनिए सर, नरेश जी सुनिए सर, नरेश जी, कांग्रेस कहती है कि बीजेपी सेंट्रल जांच एजेंसियों को अपने टूल की तरह इस्तेमाल करती है और पॉलिटिकल राइवल्स को ठिकाने लगाने का काम करती है। और अब बीजेपी ने एक नया बड़ा आरोप लगा दिया है कि अब एजेंसी नहीं है राज्य सरकार के पास, तो वो जांच आयोग का इस्तेमाल कर हमारे पॉलिटिकल राइवल्स को ठिकाने लगा रही है। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एजेंसी वर्सेस आयोग चल रहा है क्या? के हाथ खून से सने हुए हैं। एजेंसी वर्सेस आयोग चल रहा है क्या सर? डॉक्टर रमन सिंह के हाथ, ठीक है सर, ठीक है, समय खत्म हो गया सर, माफी चाहूंगा। नितिन जी, नरेश जी, समय खत्म हो गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जांच आयोग की रिपोर्ट्स को लेकर के सियासत हो रही है। जैसे कभी जांच एजेंसियों के कामकाज को लेकर उसके पीछे पॉलिटिकली मोटिवेटेड होने के आरोप कांग्रेस केंद्र सरकार पर लगाती थी, अब वैसा वर्षा हो चला है। कहा जा रहा है कि जांच आयोग की रिपोर्ट अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को ठिकाने लगाने के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश की जा रही हैं और उन्हें मैनिपुलेट किया जा रहा है। लेकिन नरेश जी ने कुछ गंभीर आरोप जो लगाए हैं वो हमारे दर्शकों के संज्ञान में आए हैं। अगर ऐसा हुआ है तो वाकई में गलत हुआ है, और ऐसा नहीं हुआ है तो फिर जांच रिपोर्ट पर सवाल खड़े नहीं होने चाहिए। अभी एडस मेटा, मदनवाड़ा, ताड़मेटला की रिपोर्ट आनी है और झीरम कांड की रिपोर्ट का भी सबको इंतजार है। यानी कि छत्तीसगढ़ में सियासत के लिए बहुत सारे आयोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन भंसाली जी, नरेश चंद्र गुप्ता जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।